नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, ओपी लडवाल की तरफ से आप सभी साथियों का माडसून एकेडमी में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा भी आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच को डिस्कस करेंगे। मांग की आड़ी लोच क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसकी श्रेणियाँ क्या हैं, धनात्मक कब होती है, ऋणात्मक कब होती है और शून्य आड़ी लोच कब रहती है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका परिचय कर लेते हैं। मांग की आड़ी लोच का विकास किसने किया है, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने की है, ये बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि मांग की आड़ी लोच का विकास किसने किया या फिर मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी पूछ लेता है कि धनात्मक वस्तु क्या बोलते हैं, पूर्व वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कैसी रहती है, या फिर स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कैसी रहती है, या फिर स्वतंत्र वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कैसी रहती है। प्रश्न इधर से ही बनता है, ठीक है। तो मांग की आड़ी लोच जो है अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है। हम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर हम लोग बात करें परिचय की, तो इसमें क्या होता है, दो वस्तु होती हैं, एक एक्स वस्तु होती है, एक वाई वस्तु होती है। दो वस्तु होती हैं, एक एक्स वस्तु है, एक वाई वस्तु है। इसमें क्या होता है कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों का संबंध होता है, ठीक है। एक वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होने के कारण से वाई वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है या फिर कितना अनुपातिक परिवर्तन होता है, इस संबंध को दर्शाता है मांग की आड़ी लोच। सिंपल है, दो वस्तुएं हैं, एक एक्स वस्तु है और एक वाई वस्तु है। एक्स वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से वाई वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना अनुपातिक परिवर्तन होता है, इस चीज को दिखाता है या फिर इसकी माप को दर्शाता है, ठीक है। मांग की आड़ी लोच बेसिकली जो है हमारे पास में तीन प्रकार की वस्तुएं हैं। एक पूर्व वस्तुएं हैं, पूर्व वस्तु होती है, पूर्व वस्तुएं होती हैं। दो की बात करें ना तो पूर्व वस्तुएं होती हैं, या फिर स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, या फिर स्वतंत्र वस्तु होती हैं। तीन वस्तुएं हैं। तो स्थानापन्न वस्तु होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं, जो एक दूसरे के स्थान पर क्या की जा सकती है, प्रयोग की जा सकती हैं। जैसे कि सर्दियों के मौसम में हम लोग चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो ये क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। तो स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच जो रहती है वो क्या रहती है, धनात्मक रहती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब एक्स वस्तु की कीमत में अनुपातिक वृद्धि होती है तो वाई वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी वृद्धि होती है, तो ये तो है धनात्मक आड़ी लोच। ये कह सकते हैं कि एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वाई वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। तो ये सूत्र होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सूत्र जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो सूत्र है वो क्या है कि एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। यानी कि वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से एक्स वस्तु की मांग में कितना अनुपातिक परिवर्तन होता है, ये संबंध जो है, ये रिलेशन जो है मांग की आड़ी लोच के द्वारा दिखाया जा सकता है, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विकास किसने किया है, प्रोफेसर मूर ने किया है। वैज्ञानिक व्याख्या किसने की है, रॉबर्ट ट्रिफन्स ने की है। कौन सी पुस्तक में की है, थ्योरी ऑफ वैल्यू में किया है, ठीक है। थ्योरी ऑफ वैल्यू बुक है, किसकी है, रॉबर्ट ट्रिफन्स की है। रॉबर्ट ट्रिफन्स की पुस्तक है ये, द थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसमें इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की है। परिचय हो ही गया है, फर्गुसन ने इसकी परिभाषा दी है। क्या कहा, मांग की आड़ी लोच संबंधित वस्तु वाई की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप वाई वस्तु की मांग दी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी कि ये जो सूत्र हमने डिस्कस किया है ये सूत्र ही है, ये परिभाषा, ठीक है। सूत्र में क्या दिखाया गया है, फॉर्मूले में क्या दिखाया गया है कि एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अब इसको जो है आगे आप लोग निकाल सकते हो, अनुपातिक को, यानी कि डेल्टा एक्स बाई क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा पी वाई बाई पी वाई, ठीक है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो डेल्टा क्यू एक्स से डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ एक्स एज इट इज रहता है, और ये जो है इधर से पलटी मार जाता है, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे रह जाता है। इस बात को आप लोग जानते हैं, मैथमेटिकली आपने प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी श्रेणियों की। तीन श्रेणियां कौन कौन सी हैं, देखिए। सबसे पहले जो है एक श्रेणी की बात करें जिसके अंदर दो वस्तुएं तो होती हैं, यानी कि एक्स वस्तु होगी, एक वाई वस्तु होगी, दो वस्तु होंगी, संबंधित दो वस्तु होती हैं इसके अंदर।
अब वो वस्तु होती हैं, एक एक्स होती है और एक वाई वस्तु है। ये कौन सी वस्तु है भैया? स्थानापन्न वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु होती है, ठीक है। और स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच जो रहती है वो क्या रहती है? धनात्मक रहती है, यानी कि पॉजिटिव रहती है, ठीक है। एक तो यही श्रेणी है। इस श्रेणी में क्या है कि एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से वाई वस्तु की कीमत में, यानी कि वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से एक्स वस्तु की मांग में कितना अनुपातिक परिवर्तन होता है। ये पॉजिटिव तब होगी जब एक्स वस्तु की कीमत में अनुपातिक वृद्धि होने के कारण से वाई वस्तु की मांग की मात्रा में भी वृद्धि होती है, तो ये धनात्मक आड़ी लोच रहती है और वो वस्तु जो रहेगी वो रहेगी स्थानापन्न, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दूसरी जो लोच है वो ये है कि वस्तुएं दो ही हैं अपने पास में, संबंधित वस्तुएं दो हैं, एक एक्स वस्तु है एक वाई वस्तु है, ठीक है। तो ये वस्तुएं कौन सी हो सकती हैं? ये पूरक हो सकती हैं, पूरक वस्तुएं हो सकती हैं। पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? पूरक वस्तुएं जैसे कि डबल रोटी है, डबल रोटी के साथ में हम लोग मक्खन भी लेते हैं, तो ये एक दूसरे की पूरक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक वस्तु यानी कि मक्खन की या फिर मतलब बटर की, इसकी क्या बोलते हैं, ब्रेड की, इसमें से एक की कीमत बढ़ती है ना, तो मक्खन की क्वांटिटी जो है घट जाती है, ठीक है। यानी कि एक वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, ठीक है। ये दिखाता है पूरक वस्तु के बारे में। और पूरक वस्तु के में मांग की जो आड़ी लोच रहती है वो कैसी रहती है? वो नेगेटिव रहती है, नकारात्मक रहती है, ठीक है। यानी कि एक वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अनुपात की बात तो हम कर ही रहे हैं, यानी एक वस्तु की कीमत में अनुपातिक वृद्धि होने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है, तो वो मांग की आड़ी लोच में आता है। और कौन सी में ये कमी? वो होती है हमारी पूरक वस्तुओं में, यानी पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। इसलिए क्या होता है? इनकी मांग की आड़ी लोच क्या रहती है? नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव। और स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कैसी रहती है? धनात्मक। एक तीसरी भी वस्तु होती है और उस वस्तु को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एक्स वस्तु या वाई वस्तु। वो वस्तु कौन सी होती हैं? स्वतंत्र वस्तु होती हैं। स्वतंत्र वस्तुएं ये वो वस्तु होती हैं जिनका एक दूसरे से मतलब आपस में कोई संबंध नहीं होता, ठीक है, डिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर मतलब जो है डिपेंड नहीं रहती, वो सेल्फ डिपेंडेंट होती है, ठीक है, वो वस्तु होती है स्वतंत्र। तो स्वतंत्र वस्तुओं की जो मांग की आड़ी लोच रहती है वो कैसी रहती है? वो 0 रहती है, ठीक है। यानी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी होती हैं? स्वतंत्र वस्तु होती है। तो बेसिकली जो है यहाँ पर मांग की जो आड़ी लोच होती है, मांग की आड़ी लोच की जो श्रेणियां होती हैं वो 3 रहती हैं। एक पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आड़ी लोच रहती है, ठीक है, धनात्मक मांग की आड़ी लोच धनात्मक रहती है। एक जो है ऋणात्मक रहती है और एक जो है शून्य या फिर 0 आड़ी लोच भी कह सकते हैं, 0। तो बेसिकली जो है ये 3 आड़ी लोच आपको देखने को मिलती है। देखने वाली बात इसमें सिर्फ ये रहती है कि स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कैसी रहती है। सिंपल ये पूछा जाता है तो हमने सिर्फ धनात्मक बोलना होता है, ठीक है। पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कैसी रहती है? वो ऋणात्मक रहती है। स्वतंत्र वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कैसी रहती है? वो 0 रहती है। बात तो सिर्फ इतनी है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, यानी स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच धनात्मक कैसे आएगी, इसका कोई एग्जाम्पल बताएं सर, तो हम लोग वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करना होता है कि धनात्मक कैसे और ऋणात्मक कैसे। हमें इसके लिए सूत्र का पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सूत्र जो रहता है वो रहता है P/Y QX इंटू डेल्टा QX डिवाइडेड बाई डेल्टा PY। ये क्या रहता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला रहता है, सूत्र रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि प्राइस ऑफ एक्स या प्राइस ऑफ वाई क्या है, क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या है, ठीक है, या फिर डेल्टा क्यू एक्स क्या है और डेल्टा प्राइस ऑफ वाई क्या है। ये प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 वस्तु होती हैं। हम बात करें स्थानापन्न वस्तुओं की, तो 2 वस्तु होती हैं। जैसे कि एक तो ये है प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि ये है अपने पास में चाय, यानी कि टी की बात करते हैं, ये है कॉफ़ी,
ठीक है। जब कॉफी की यानी जो चाय की कीमत कितनी थी अपने पास में, चाय की कीमत जब 50 रुपये थी तो कॉफी की क्वांटिटी लेता था वो कितनी, 50 लेता था, ठीक है। जब चाय की कीमत 50 रुपये से बढ़कर कितनी हो जाती है, 50 रुपये से बढ़कर के यानी कि प्राइस ऑफ P1 कर देते हैं यहाँ पर, प्राइस ऑफ P1 पहले 50 थी, अब कितनी हो जाती है यहाँ पर प्राइस ऑफ P1 वो 70 हो जाती है, ठीक है। कीमत पहले कितनी थी, 50 थी, अब कितनी हो गई है, 70 हो गई है, यानी कि बढ़ गई है। तो क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है कितनी हो जाती है, क्वांटिटी ऑफ एक्स यानी कि क्वांटिटी ऑफ x1 कितनी हो गई है, क्वांटिटी ऑफ x1 जो है यहाँ पर 100 हो गई है, ठीक है। यानी कि एक वस्तु की कीमत में प्रतिशत वृद्धि के बाद में दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वो कौन सी वस्तु होती है, स्थानापन्न वस्तु होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, चाय का और कॉफी का। तो ये तो हमने समझ में आएगा, ये पहली प्राइस है, ये दूसरी प्राइस है, ये पहली क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है। तो डेल्टा क्यू एक्स कैसे निकालते हैं, डेल्टा पी एक्स कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा क्यू एक्स के लिए क्या होगा, जो दूसरी वाली क्वांटिटी है यानी कि ये 100 माइनस क्या करेंगे, पहली वाली यानी कि 50 कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से डेल्टा पी वाई जो निकालेंगे, तो पहली वाली पी वाई कौन सी है, दूसरी वाली पी वाई कौन सी है, ये है, यानी कि इसमें से 70 में से पहले वाली पी वाई घटा देंगे यानी कि 50 घटा देंगे, ये कितना आ गया, 20 आ गया। तो डेल्टा क्यू एक्स भी आ गया, डेल्टा पी एक्स भी आ गया और ये भी आ गया। तो क्या करना होता है, सूत्र के अंदर रख देना होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी का जो सूत्र है वो क्या है, प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू डेल्टा क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा प्राइस ऑफ वाई। ये क्रॉस इलास्टिसिटी को दिखाता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, प्राइस ऑफ वाई क्या है, 50 है, 50 है, यहाँ पर रख दिया। क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी है, 50 है, रख दिया। इनटू में डेल्टा क्यू एक्स कितना है, डेल्टा क्यू एक्स जो है 50 है, हमने ये भी रख दिया। बटे में डेल्टा पी वाई कितना है, डेल्टा पी वाई जो है 20 है, डेल्टा पी वाई कितना है, पी वाई 20 है भैया। काट दो फिर, सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 50 से कम 50, 50 से कम 50 कट जाता है सीधा सीधा, 0 से 0 कट गई है, तो कितना आ जाता है, 5 बटे 2, 2 1 2, 2 2 4, बच गया 1 और 2 बचे 10, तो ये कितना आ गया, 2.5 आ जाता है, 2.5 यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितनी आ जाती है, 2.5। इसका मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है कि ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु है अपने पास में क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, और स्थानापन्न वस्तु की मांग की आइडियोलॉजी कैसी रहती है, धनात्मक रहती है। स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आइडियोलॉजी कैसी रहती है, धनात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रहती है। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लें, जो दूसरी वस्तु होती हैं, तो वो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग किसका ले सकते हैं, पूरक वस्तुओं का ले सकते हैं, पूरक वस्तुएं। तो पूरक के बारे में पता है, पूरक वस्तुओं की आइडियोलॉजी कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है, ठीक है, ऋणात्मक रहती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि क्या है कि एक वस्तु मान ले अपने पास में क्या है कि मक्खन है और एक ब्रेड है, मक्खन और ब्रेड दो वस्तुएं होती हैं, ये पूरक वस्तु होती हैं। पूरक वस्तुओं का मतलब क्या है कि जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है ना, तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। तो ये वृद्धि यानी कीमत में प्रतिशत वृद्धि होती है, दूसरी वस्तु की मात्रा में प्रतिशत क्या है, कमी हो जाती है। तो इस चीज़ को दिखाता है वो फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए जैसे कि क्या है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया इसी प्रकार से जैसे हमने इसमें डिस्कस किया है। मान लिया प्राइस जो है ऑफ एक्स जो है, प्राइस ऑफ एक्स या प्राइस ऑफ वाई जो है जब 50 रुपये थी, तो क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी ऑफ वाई जो है, क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है कितनी लेता था, 50 लेता था। लेकिन जैसे ही क्वांटिटी ऑफ प्राइस ऑफ y1 बढ़ जाती है, यानी 50 की बजाय 60 कर देता है, तो क्वांटिटी ऑफ x1 जो है पहले किससे कम कर देता है, 40 कर देता है। ये तो ये दिखाता है
यानी कि एक वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। इसमें तो वृद्धि दिखा दी हमने और इसमें कमी दिखा दी। तो ये क्या दिखाता है? पूर्व वस्तु को दिखाता है। अब फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो क्या चाहिए अपने को? डेल्टा QX भी चाहिए और डेल्टा जो है QX भी चाहिए और क्योंकि प्राइस ऑफ Y भी चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, अब ये प्राइस ऑफ Y कैसे निकालते हैं, QX कैसे निकालते हैं? डेल्टा QX कहने मतलब क्या है कि दो चीज़ें चाहिए अपने को, डेल्टा क्वांटिटी ऑफ X चाहिए और डेल्टा प्राइस ऑफ Y चाहिए। तो ये कैसे निकालते हैं? डेल्टा QX निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरी में से पहले को वाली घटा देते हैं, यानी दूसरी कितनी कौन सी है? 40 है और पहले वाली कितनी थी? 50 थी। तो कितना आ गया? -10। और प्राइस ऑफ Y जो है पहले दूसरी कितनी थी? 60 थी, पहले कितनी है? 50 है। तो ये कितना आ गया? 10 आ गया। वैल्यू पुट करनी है सिर्फ किसके अंदर? फॉर्मूले के अंदर। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये है प्राइस ऑफ Y डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ X इनटू डेल्टा क्वांटिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय डेल्टा प्राइस ऑफ Y। फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। PY कितना है? पहले 50 है। क्वांटिटी ऑफ X कितना था? 50 है इनटू डेल्टा QX कितना है? डेल्टा QX है -10 है और ये कितना है? डेल्टा PY 10 है। अब यहाँ पर -10 है तो -10 कर दिया तो क्या हो गया? 50 से 50 कट गया, 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक है, यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है? -1 है। इसका मतलब क्या है? <1 है। ठीक है, तो एक कौन सी वस्तु होती है? वो पूर्व वस्तु होती है। पूर्व वस्तुओं की मांग की आइडियोलॉजी कैसी रहती है? वो ऋणात्मक रहती है, नेगेटिव रहती है। ठीक है, इतनी सी बात थी इसके अंदर। और एक स्वतंत्र वस्तु होती है। स्वतंत्र वस्तुओं की मांग की आइडियोलॉजी कैसी रहती है? शून्य रहती है। अब एक वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो स्वतंत्र वस्तु है। ठीक है, संबंधित वस्तु होती हैं तो संबंधित स्वतंत्र वस्तुएं जो होती हैं उसकी मांग की आइडियोलॉजी कैसी होती है? शून्य होती है। यानी कि मतलब क्या है कि एक वस्तु की जब कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होता है तो दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब होता है ये? जब स्वतंत्र वस्तु होती है, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन जब होता है तो दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई लेना देना नहीं है, तो वो स्वतंत्र वस्तु होती है जिनकी मांग की आइडियोलॉजी क्या होती है? शून्य होती है। तो बात सिर्फ इतनी थी माय डियर फ्रेंड्स। और आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट भी करो माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।